a system which has zero net charge, है ना, नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। मतलब equal amount of positive and negative charge at a small distance, small separation from each other। जो सबसे सिंपल टाइप ऑफ डाइपोल होता है, सिंपलेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल में तो क्या है, दो चार्जेस होते हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। तो ये सबसे सिंपल डाइपोल हो गया, ठीक है। अब इसको कैरेक्टराइज करने के लिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है वो डिटरमाइन करने के लिए हम इसके साथ एक वेक्टर एसोसिएट करते हैं। उस वेक्टर को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पी वेक्टर सिंबल होता है इसका। और क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच की डिस्टेंस। लेट्स से इन दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस अगर टी है तो मॉड क्यू इंटू टी, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है। अब ऐसा वेक्टर बनाने की जरूरत क्या पड़ती है, हम आगे देखेंगे कि जब इस पूरे सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस सिस्टम डिपेंड्स ऑन दिस पी वेक्टर। ये सब पी वेक्टर के टर्म्स में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। वैसे तो चार्ज से पता चल ही जाता है सब कुछ, लेकिन पी के भी प्रोपोर्शनल वो आ जाता है, ऐसा हम। अच्छा, एक बार ग्रुप पे मैसेज डाल दो तो यार, आई थिंक अभी कम लोग दिख रहे हैं मेरे को। टोटल 50 से ज्यादा लोग होते हैं, अभी तक सिर्फ 45 ही दिख रहे हैं। कैन समवन ऑन माय बिहाफ post a small message on the group की class has started, join, thank you। ये नोट कर लिया सबने, आगे चलें भी।
रुको सर। हाँ बेटे, नोट कर लिया। यहाँ पर स्मॉल सेपरेशन जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और हम आगे जो रिजल्ट्स पढ़ने वाले हैं वो जब हम उनको डिराइव करेंगे तब भी पता चल जाएगा कि स्मॉल की क्या सिग्निफिकेंस है ना। देखो, जैसे मान लो कि हमसे कहा जाए भाई एक माइनस क्यू चार्ज है, या मान लो ये एक -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 0,0 पे रखा हुआ है। एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, वो 1,√3 पे रखा हुआ है। तो इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या होगा? तो कैसे करेंगे हम? भाई उसका मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो वो 2 × 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय, मान लो ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ है आपने, तो आ जाएगा इनके बीच की डिस्टेंस 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 0 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻⁻²। तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय 2 × 10⁻⁻²। तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4 × 10⁻⁻⁸। और इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, कूलम्ब मीटर। और डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इस डायरेक्शन में ये वेक्टर आएगा। अब इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर पता लगा सकते हो आप, है ना? तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, जैसे इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है अगर मेरे को, तो वो आ जाएगा 1 - 0 आई कैप प्लस √3 j कैप डिवाइडेड बाय 2s। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, 4 × 10⁻⁻8 इंटू आई कैप प्लस √3 j कैप बाई, या 2 × 10⁻⁻8 इंटू आई कैप प्लस √3 j।
हाँ भाई, ये नोट कर लिया सबने? यस सर। या आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज multiplied by r vector. What is r vector? R vector is position vector of positive charge with respect to the negative charge. एक ऐसा वेक्टर लिखना है जिसका हेड कहाँ पे है, हेड इज एट पॉजिटिव चार्ज और टेल कहाँ पे है, टेल इज एट नेगेटिव। तो मैं सिर्फ डायरेक्टली ऐसा भी कर सकता था, कैसे, इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेता 2 माइक्रो कूलम और उसको मल्टीप्लाई कर देता किससे, इस वेक्टर से, ये जो वेक्टर यहाँ पे बना हुआ है, तो वो हो गया आई कैप प्लस √3 जे कैप इंटू 10⁻⁻²। तो ये आ जाता 2 इंटू 10⁻⁻8 आई कैप प्लस √3 जे कैप, इतना कूलम। ये बात समझ में आती है? अच्छा देखिए, और देखो, मान लो कि हमसे कहा जाए कि साहब ऐसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टाइसेस पर ये तीन चार्जेस अरेंज्ड हैं, तो हमें पता करना है, फाइंड द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम। इस सिस्टम का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या? तो देखो, इसको पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो टोटल चार्ज तो 0 है सिस्टम का, इस 2q को आप ऐसा मान लो कि ये q प्लस q से मिलके बना, तो एक प्लस q को लेफ्ट वाले माइनस q के साथ क्लब करके डाइपोल बना दूंगा, इधर वाले q को इधर वाले माइनस q के साथ क्लब करके, तो मेरे पास बेसिकली दो हो जाएंगे, है ना, एक माइनस q से प्लस q वाला ऐसा, और एक माइनस q से प्लस q वाला। ये कितना हो जाएगा, q इंटू ए, ये भी हो जाएगा q इंटू ए, और मैग्नीट्यूड दोनों का क्यू है और इस तरह की डायरेक्शन होगी। अब इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, इन वेक्टर्स को ऐसे आगे एक्सटेंड भी कर दो तो एंगल तो वही रहेगा।
60 डिग्री। भाई टेल से टेल एक्सटेंड करके अपन ऐड करते हैं, तो ऐसा। अब इनको कैसे ऐड करें? दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्यू ए है और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा? एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में आ जाएगा। क्यू ए कॉस 30 प्लस क्यू ए कॉस 30, तो ये आ जाएगा 2 QA कॉस 30। और कॉस 30 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? √3/2। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू √3 QA आ जाएगी। पी नेट, नेट डाइपोल मोमेंट इस सिस्टम का। और डायरेक्शन, डायरेक्शन बिल्कुल ऐसी आ रही है, इन दोनों के बीच में, है ना, इस तरह की डायरेक्शन। जैसे देखो H2O मॉलिक्यूल होता है ना, तो H2O मॉलिक्यूल कुछ ऐसा ही होता है, OHH। हाँ, अब वो 60 डिग्री एंगल नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन के पास थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल शेयर हुआ है उसकी कुछ डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है, तो उसके पास डेल्टा नेगेटिव आ जाता है। इधर वाले हाइड्रोजन की भी अपनी तरफ खींच लेता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक डाइपोल मोमेंट इधर वाला होगा, एक इधर होगा। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इस सिस्टम का इस डायरेक्शन में आ जाता है ना। इधर पी नेट ऑफ अ H2O मॉलिक्यूल। हमें ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पता है, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट पता लगा सकता है ना, ये सबका पता लगा सकते हैं। अब देखो, हम ये कुछ और डेफिनेशंस इसमें होती हैं, जैसे मान लो ये -Q और +Q दो चार्ज हैं, तो इन दो पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है, सर उस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। और इनको जो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट लाइन कर रही है उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। है ना। इनफैक्ट जैसे कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये कुछ -a,0 पे रखा हुआ है, ये a,0 पे रखा हुआ है, तो वाई एक्सिस इसकी एक इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगी। क्या जेड एक्सिस भी इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगी? जेड एक्सिस भी क्या हो जाएगी? इसकी एक इक्वेटोरियल लाइन। यस सर। इनफैक्ट पूरा जो वाई जेड प्लेन होगा ना, ये वाई जेड प्लेन, ये वाला, ये इसके लिए क्या होगा? एक इक्वेटोरियल प्लेन हो जाएगा इस टाइप। The entire YZ plane will be equatorial plane for the given dipole. समझ में आ रही है बात बेटे?
अब हम इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि एक गिवन डाइपोल की वजह से उसके इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, उसकी एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये सब अपन पता। जैसे ये एक्सिस, तो हम सबसे पहले पता करते हैं E ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। ऑन इट्स एक्सिस मतलब एक्सिस पर कोई पॉइंट हम लेंगे, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पता। अब देखो, डाइपोल के अंदर नहीं पता लगाते हैं, उसके बाहर की बात करते हैं, मतलब या तो इधर या ऐसे ही पॉइंट्स पे। अब देखो, थोड़ा सा राइट में लेते हैं, प्लस क्यू की तरफ अगर पॉइंट लिया, तो पहले डायरेक्शन की का डिस्कशन कर लेते हैं। जो प्लस क्यू चार्ज है वो अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अपने से अवे। और माइनस क्यू चार्ज जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो वो ऐसे। अच्छा, मैग्नीट्यूड वाइज किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, प्लस क्यू की या माइनस क्यू? प्लस क्यू। प्लस क्यू की ज्यादा होगी, राइट। ये होगा E ड्यू टू प्लस क्यू और ये होगा E ड्यू टू माइनस। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा? ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में, है ना। अच्छा, डाइपोल मोमेंट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, माइनस क्यू से प्लस क्यू की। अब मान लो हम माइनस क्यू चार्ज की तरफ पता लगाते हैं, तो माइनस क्यू चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और प्लस क्यू अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, माइनस क्यू का या प्लस क्यू का? इस माइनस पॉइंट, क्यू। इस पॉइंट पर माइनस क्यू का ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे जब मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा, तो यहाँ भी डायरेक्शन यही आ जाएगी क्या? बोलो बच्चा। यस सर। मतलब एक्सिस पर इस डाइपोल के बाहर की बात कर रहे हैं ना, डाइपोल के अंदर तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। डाइपोल के बाहर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में ही आएगी। एक बात तो ये हमें ध्यान रखना है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई ड्यू टू डाइपोल at any point on its axis will be in the direction of dipole moment vector p। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा वो लिखते हैं हम। देखो, हम मान लेते हैं कि डाइपोल में जो दो चार्जेस हैं उनके बीच की डिस्टेंस तो 2a, कितनी है 2a, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है r डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल पे। कहाँ से लिखना है, at distance r from, in fact let me draw a fresh बढ़िया डायग्राम। माइनस क्यू प्लस क्यू, और इनके बीच में डिस्टेंस है कितनी, 2a। और मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है कहाँ पे, एट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस r from the center of the dipole। ये r कहाँ से नापा है, सेंटर से डिस्टेंस नापा। तो मतलब प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितना हो गया,
प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस हो गया इतना, आर माइनस ए, और माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितना हो गया, ये पूरा डिस्टेंस हो गया कितना, आर प्लस ए। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये यहाँ पर हमारे दो चार्जेस, तो प्लस क्यू वाला ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो ई नेट कितना आ जाएगा, के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, के क्यू कॉमन आ जाता है, एलसीएम ले लें, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कुछ इस तरह की आ जाएगी, के क्यू ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी से एक्सपांड करें, तो ए प्लस बी करूंगा तो आ जाएगा 2r, और a माइनस बी करूंगा तो आ जाएगा 2a, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ई नेट आ जाएगा कहाँ पे, एक्सिस पे। अच्छा, q मल्टीप्लाइड बाई 2a, q मल्टीप्लाइड बाई 2a, 2a इनके बीच की डिस्टेंस है, तो ये तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो के पी इधर आ गया, ये जो 2 है इसको भी आगे लिख लेता हूँ, 2 kp, यहाँ r लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर में क्या है, अब हम कंडीशन लगा देते हैं कि r जो है वो a के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। हम क्या मान के चल रहे हैं, डाइपोल तो बहुत छोटा है, जैसे HCl का मॉलिक्यूल, NaCl का मॉलिक्यूल, राइट। तो उसका दोनों के बीच की डिस्टेंस तो बहुत छोटी है इन कंपैरिजन टू r। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख देते हैं, तो डिनोमिनेटर में है तो वो r की पावर 4 आ जाएगा, r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 kp बाई आर। और इसकी डायरेक्शन क्या है, p वेक्टर की ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए E एट एक्सिस तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिख देते हैं हम, 2 kp वेक्टर बाई आर, ठीक है। ये एक डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा फॉर्मूला आता है। ऑफ कोर्स इसमें कंडीशन हमने क्या अप्लाई कर रखी है, आर इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू ए, इसीलिए मैंने कहा था डाइपोल का छोटा होना जरूरी, ठीक है। 2 kp बाई आर क्यूब। अच्छा, इसको कोई ऐसे कंफ्यूज ना होए कि अरे सर डिनोमिनेटर में तो आर स्क्वायर आता है, ये आर क्यूब कैसे आ गया। भाई वो यूनिट वाइज ठीक है, जब ऊपर कूलम आता है तो नीचे आर स्क्वायर है, पी की यूनिट कूलम थोड़ी है, पी की यूनिट क्या है, कूलम मीटर, राइट। तो वो यूनिट वाइज अभी भी इट इज परफेक्ट, उसमें कोई दिक्कत। नोट कर लिया भाई सबने। एक मिनट।
हेलो सर। हाँ बेटे बोलो। सर आपने जो सबसे पहला सम कराया था ना, वो हम्म उसका पेज दिखा सकते हो क्या एक बार? ये वाला। नहीं, हाँ ये वाला सर। अरे यार अभी बाकी लोगों ने तो वो नोट हो ही गया नहीं किया। सर। हो गया। हाँ सर, लास्ट का स्टेप ही था। डन सर। नोट कर लिया भाई सबने। यस सर। ओके। अब देखो क्या है। ये E ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस कितना आ जाए। अब उसी तरह से अच्छा कुछ थर्ड स्टेप के बाद रिपीट करने को बोल रहा है एक बार। सर ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है ना? नहीं बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। बिल्कुल याद रखना है इस फॉर्मूला को, ठीक है। थर्ड स्टेप के बाद रिपीट करने को बोल रहा है। थर्ड स्टेप मतलब कौन सी? 1 2 3। अच्छा इसके बाद, अरे इसके बाद तो देखो Q और 2A को मल्टीप्लाई करके तो P लिख दिया, तो ये हो गया 2KP। और इधर ये R बचा, ये R एज इट इज आ गया। और R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर देखो, क्योंकि R बहुत बड़ा है A के कंपैरिजन में, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को क्या लिख दिया? R स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में उसका भी स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट। तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये R की पावर 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और ऊपर एक R है तो वो कैंसिल होकर के R³ बचे। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। हाँ फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, ठीक है। अब देखो ये आया E एट एक्सिस। अब हम पता करते हैं E एट इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है। देखो ये E पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसका ये जो डेरिवेशन अपन कर रहे हैं, ये पॉइंट चार्ज की वजह से तो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना आता ही है हमको, है ना। तो ये अपन कर चुके हैं पहले, ये इस तरह के सवाल कर चुके हैं। बस ओनली थिंग इज कि अब यहाँ पर हम एक साथ में अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, बस वही एक बात है। बाकी इस तरह की चीजें अपन कर चुके हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, उधर लिखना है मेरे को। तो ये जो माइनस Q है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। प्लस Q किधर प्रोड्यूस करेगा? प्लस Q अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मतलब इसको आप आगे बढ़ाओगे तो ये बिल्कुल इस वाले पॉइंट से। अच्छा देखो दोनों से, अब इस पॉइंट की दोनों से डिस्टेंस बराबर बराबर। ये यहाँ से डिस्टेंस R बोलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर R। ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस भी A है। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी √R² प्लस A स्क्वायर। ये भी आ जाएगी √R² प्लस A स्क्वायर। तो माइनस Q की वजह से अगर P पॉइंट इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड E मानो, तो प्लस Q की वजह से भी मैग्नीट्यूड E ही रहे। अब इन दोनों का रिजल्टेंट करेंगे तो इस एंगल के बाइसेक्टर की डायरेक्शन में आ जाएगा। अब ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये भी होगा, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2 थीटा। तो ये एंगल हो जाएगा कितना? 2 थीटा। अब रिजल्टेंट इसके बाइसेक्टर की डायरेक्शन में आएगा, तो इसका बाइसेक्टर मतलब कैसा हो गया बेटे?
इसका बाइसेक्टर मतलब हो गया कुछ इस तरीके का, इस डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, क्योंकि 2 थीटा का आधा थीटा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, E at equatorial line will be opposite to the direction of dipole moment। जो भी डाइपोल मोमेंट वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। और इस ई नेट को मैं कितना लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस, राइट, 2 ई कॉस। ई एक चार्ज की वजह से इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये हो गया 2 k/q a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये ई नेट आ गया इक्वेटोरियल लाइन पे। अब यहाँ पर क्या है, हम वही कंडीशन लगाएं, आर इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू ए, तो ई नेट की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 k/q a डिवाइडेड बाय आर क्यू। अब q इंटू 2a की वैल्यू qa इंटू 2, इसको p लिख सकते हैं, तो ये आएगा kp/r, है ना। मतलब बराबर डिस्टेंस पर एक्सिस पे जाऊं और बराबर डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल लाइन पे जाऊं, तो इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक्सिस का आधा ही होगा। एक्सिस पर 2 kp/r³ है, यहाँ पर kp/r³ और डायरेक्शन अपोजिट होगी। ई एट इक्वेटोरियल लाइन अगर मेरे को लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो उसको -kp वेक्टर/r³ लिखना पड़ेगा। पी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। की बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। तो ये आ गया एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म। नोट कर लिया सबने भाई, अगले पेज पे चलें।
Yes, sir. ओके, अब हम पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट r कॉमा थीटा। मतलब ये कोई डाइपोल है और इस डायरेक्शन में उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हो गया, तो सेंटर से r डिस्टेंस पर और थीटा एंगल पर। अब देखो इस पॉइंट पे पता लगाने का तरीका क्या होता है, हम ऐसे मानते हैं कि देखो भाई ये जो डाइपोल है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ये जो इस वेक्टर को हम क्या, हम कंपोनेंट ले लेते हैं। कंपोनेंट लेने का मतलब क्या है, हम इस वेक्टर को दो वेक्टर से मिलके बना हुआ मान लेते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, एक इसके परपेंडिकुलर। हम ये कहते हैं यार ये जो P जो है, जो भी डाइपोल मोमेंट है, ये दो वेक्टर से मिलके बना होता है, एक इस r वेक्टर की डायरेक्शन में और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये जो r की डायरेक्शन में p का कंपोनेंट आ जाएगा वो तो हो जाएगा p cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा p sin थीटा। ठीक है, अब कैसे लिखें देखो, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये पॉइंट को कुछ r कॉमा थीटा बोलते हैं हम, तो ये होगा E ड्यू टू P cos थीटा प्लस E ड्यू टू P sin थीटा। दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग निकाल के उसको ऐड कर देते हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। अब ये जो P cos थीटा है उसके लिए ये वाला पॉइंट एक्सिस वाला पॉइंट है, तो P cos थीटा की वजह से हम क्या लिखेंगे, P cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे हम 2kp बाई आर क्यूब फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, 2kp बाई आर क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और वो कुछ एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होता है, वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, ये होगा E ड्यू टू P cos थीटा, और ये कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखने जाऊं तो इट विल बी 2kp cos थीटा बाई आर। फॉर्मूला लगाया 2kp बाई आर क्यूब, बस p की जगह p cos थीटा लिख दिया, और ये p sin थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो ये p sin थीटा के लिए ये वाला पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन वाला पॉइंट हो गया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट करेगा, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में जनरेट करेगा। ये आएगा E ड्यू टू P sin थीटा, और इन दोनों का जब हम रिजल्टेंट ले लेंगे बच्चों तो हमें पता चले, अच्छा इसका इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा kp sin थीटा बाई r। हमने फॉर्मूला इक्वेटोरियल वाला लगाया kp बाई r, और इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो आप, इस तरह से एक ट्राइंगल को कंप्लीट, पैरेललोग्राम कंप्लीट, ये इधर रिजल्टेंट। इस एंगल को अगर मैं फाई मानूं और इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, तो क्योंकि देखो इसके और इसके बीच में 90 डिग्री एंगल, तो जो रिजल्टेंट आ जाएगा E एट r कॉमा थीटा
का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 2 kp cos थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा kp बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन आकर के kp बाई आर क्यूब बचेगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर कॉमा थीटा पोजीशन पे ऐसा आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर कॉमा थीटा। और डायरेक्शन कैसे पता चलेगी उसकी, देखो ये एंगल फाई पता चल जाए तो डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो tan फाई को कितना लिख सकता हूँ मैं, tan फाई देखो ये जो सामने वाली साइड है वो केपी साइन थीटा बाई आर क्यूब के बराबर है, उसका मैग्नीट्यूड केपी साइन थीटा बाई आर क्यूब को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और बेस 2 kp cos थीटा बाई आर क्यूब। तो kp बाई आर क्यूब से kp बाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, tan फाई की क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें, tan थीटा बाई, ये tan फाई की इतनी वैल्यू। फाई किस किस के बीच में एंगल है मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ, फाई इज एंगल बिटवीन E at r comma theta and the r vector। r वेक्टर क्या है, r वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ r comma theta with respect to dipole। ये जो ये वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर और ई नेट वेक्टर के बीच का एंगल है ये फाई, ठीक है, पोजीशन वेक्टर से इतना एंगल। हम भाई किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम कंपोनेंट लेते हैं, इसका मतलब क्या है, वो वेक्टर जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा उन इफेक्ट्स को हम उन दोनों के से मिला के जनरेट हुए हैं ऐसा मान सकते हैं, है ना भाई। ये दोनों नहीं है, लेकिन मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूं कि अगर मान लो दो चार्जेस यहाँ और यहाँ रखे हुए होते, और दो चार्जेस यहाँ और यहाँ रखे हुए होते, मतलब टोटल 4 चार्जेस होते मेरे पास, ठीक है, टोटल कितने चार्जेस होते, 4 चार्जेस, सच दैट इन दोनों का डाइपोल मोमेंट p cos थीटा आ जाता और इन दोनों का डाइपोल मोमेंट मिलाकर के p sin थीटा आ जाता। तो उस केस में अब जो p cos थीटा वाला डाइपोल है उसके लिए तो ये पॉइंट एक्सेस वाला पॉइंट हो गया ना, और p sin थीटा वालों के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल वाला हो गया, और इन दोनों डाइपोल्स को ऐड कर देते हैं तो रिजल्टेंट डाइपोल ऐसा आ जाता, ठीक है। तो जो ये दोनों मिलाकर के प्रोड्यूस करेंगे उतना इफेक्ट ये अकेला एक डाइपोल मिलके प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, इस वजह से हम ऐसा कर पा रहे हैं। ये चार्जेस तो एक्सिस या इक्वेटर पे नहीं रखे हुए हैं, लेकिन हम जिनसे मिलके इनको बना हुआ मान रहे हैं, जैसे p cos थीटा के चार्जेस यहाँ और यहाँ रहेंगे और p sin थीटा के चार्जेस इधर और इधर रहेंगे, तो p cos थीटा के लिए एक्सेस वाला फॉर्मूला लगा दिया और p sin थीटा के लिए इक्वेटर वाला फॉर्मूला लगा
तो ये नोट कर लिया भाई सबने? 1 मिनट सर। हम्म। मतलब हम ये बोलते हैं फॉर पी साइन थीटा, दिस पॉइंट, मान लो इस पॉइंट को ए नाम देते हैं, तो फॉर पी साइन थीटा ए इज इक्वेटोरियल पोजीशन, एंड फॉर पी cos थीटा ए इज एक्सियल पोजीशन। पी साइन थीटा को एक्सियल नहीं बोल रहे हैं अपन, पी साइन थीटा के लिए ए इक्वेटोरियल पोजीशन है और पी cos थीटा के लिए ए एक्सियल पोजीशन है। जो डाइपोल की डायरेक्शन में जो पोजीशन होती है वो एक्सिस एक्सियल पोजीशन होती है ना, जो डाइपोल की डायरेक्शन में जो एक्सिस होती है वो एक्सिस, और जो डाइपोल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो पोजीशन होती है वो इक्वेटोरियल। तो जैसे डाइपोल अगर पी साइन थीटा है तो इस डाइपोल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाई कर रहा है ए, लेकिन पी cos थीटा की ही डायरेक्शन में लाई कर रहा है ए, तो पी cos थीटा के लिए ए एक्सियल पोजीशन है, पी sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन। सही नोट कर लिया भाई सबने? तो ये डाइपोल की वजह से एक्सिस पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर और किसी आर कॉमा थीटा पोजीशन पर हमारे पास क्या आ गया बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। मान लो पहले बात कर लेते हैं एट द एक्सिस ऑफ एक्सियल पोजीशन। तो जैसे ये माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज, ये 2a डिस्टेंस पे, और यहाँ पर मुझे पोटेंशियल पता कर, सेंटर ऑफ द डाइपोल से r डिस्टेंस। तो प्लस क्यू से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r माइनस ए, और माइनस क्यू से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r प्लस ए, राइट। तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट एक्सिस के क्यू डिवाइडेड बाय r माइनस ए प्लस के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय r प्लस ए। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, वो लिखते समय हम डायरेक्शन नहीं देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो देखते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं देखते हैं। तो ये हो जाएगा के क्यू कॉमन आ जाता है 1/r माइनस ए माइनस 1/r प्लस ए, और ये r माइनस ए इंटू आर प्लस ए एलसीएम आ गया, ऊपर हो गया r प्लस ए माइनस r माइनस ए, तो ये हो गया के क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर से हम अजम्पशन मानेंगे आर इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू ए, तो पोटेंशियल एट एक्सिस क्या हो जाएगा, क्यू इंटू टू ए को पी लिख दूंगा, तो के पी बाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखो, ये पोटेंशियल पॉजिटिव इसलिए आया है क्योंकि मैंने पॉजिटिव चार्ज की तरफ पोटेंशियल लिखा है। अगर यही पोटेंशियल मैं नेगेटिव चार्ज की तरफ लिखता, मतलब यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट ले लेता, तो पोटेंशियल नेगेटिव आ जाता, राइट। एक्सिस पे पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की तरफ वाले पॉइंट्स पे लिखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज की वाले पॉइंट्स की तरफ लिखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, ये नोट कर लिया सबने। डन सर। हो गया बेटे। देखो अब क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर डालेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज। हम लिखना है पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन। हमने कहा है ये डिस्टेंस 2a और यहां से किसी r डिस्टेंस पर पोटेंशियल लिखना चाहते हैं। अब देखो क्या होगा, इस पॉइंट की दोनों चार्जेस से डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगी। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। 0। बिल्कुल सही बात है। Potential at all points on the axis will be 0. Sorry, not axis, ये क्या है, इक्वेटोरियल।
अब देखो बच्चों, फिर से पोटेंशियल एट आर कॉमा थीटा का पता करता है ना। ये डाइपोल है और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर। तो फिर से इस डाइपोल को दो डाइपोल से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है, एक पी कॉस थीटा और दूसरा पी साइन थीटा। ये पी साइन थीटा, जैसे वेक्टर के कंपोनेंट ले लेते हैं, डाइपोल भी तो वेक्टर है, उसके भी कंपोनेंट ले सकते हैं, पी कॉस। अब इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा, V at r comma theta will be V due to P cos theta plus V due to P sin। अब P cos theta वाले डाइपोल के लिए ये जो A पॉइंट है वो एक्सिस वाला पॉइंट है, तो वहां पर क्या फॉर्मूला होता है, एक्सिस पर फॉर्मूला होता है के पी बाई आर स्क्वायर। तो के पी की जगह आ जाएगा पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। और पी साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो पी साइन थीटा की वजह से कोई पोटेंशियल नहीं होगा। तो पोटेंशियल एट आर कॉमा थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। और इस फॉर्मूले में अब अपने आप आपको साइन वगैरह सब पता चल जाएगा। कैसे, थीटा को एक्यूट लोगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, थीटा को ऑब्ट्यूज लोगे तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा, है ना। एक्यूट ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है, जैसे ये हमारा डाइपोल है ना, तो आप इस रीजन में पोटेंशियल लिख लो कहीं, तो जो आर वेक्टर होगा वो एक्यूट एंगल ही डाइपोल के साथ बनाएगा ना। तो इस पूरे रीजन में पोटेंशियल पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अगर इस रीजन में लिखोगे तो पोटेंशियल नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर थीटा ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो cos थीटा विल बिकम नेगेटिव, है ना। माइनस क्यू के इलाके में पोटेंशियल लिखोगे तो पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, और प्लस क्यू के इलाके में लिखोगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, सिंपल सी बात है। ये बात समझ में आती है बच्चों। तो भाई ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, है ना। और बाकी अपन अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी क्लास हम थोड़ा जल्दी खत्म कर रहे हैं। ओके सर। ये जो पढ़ा है इसको रिवाइज करके आना है आपको, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो शीट है उसमें से आप होमवर्क कर सकते हैं। सर टेस्ट में डाइपोल वगैरह के भी क्वेश्चन आएंगे। हम्म, देखो, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में से हमको करना है क्या, H1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 से H1 H2
ठीक है, H1 H2 H3 H4, ये 4 क्वेश्चन कर, और पार्ट 2 से कहाँ तक करना है? H1 H2 H6 H8, ठीक है बच्चों, ये करना है, बाकी इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय सर, थैंक यू सर। बाय। बाय सर।